हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल एएस एडू हब पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली क्या है कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया उसके कुछ दिनों बाद आप जानते हैं कि लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स के डिमांड होने शुरू हुए, जिसमें आप जानते हैं श्री राम उल्लू का डेथ हंगर स्ट्राइक के बाद और फिर एक नए स्टेट का फॉर्मेशन और फिर उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का बनना। और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बनने के साथ वहां पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखा जाए। कुल मिलाकर के ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग जो किसी राज्य में भाषाई आधार पर दबे हुए हैं या पिछड़े हैं या माइनॉरिटीज में दबे हुए, पिछड़े तो ना बोलो आप, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक ऑफिसर बहाल किया जाए और फिर उसको आगे इंप्लीमेंटेशन में लिया गया। तो हम उसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या है। और ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो डेफिनेशन है आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी राज्य में कोई एक भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हो सकते हैं और किसी एक राज्य में वही लोग अल्पसंख्यक के रूप में गिने जा सकते हैं, मतलब माइनॉरिटीज के रूप में गिने जा सकते हैं। जैसे बहुत सिंपली हम बात करें तो बंगाल में अगर हम चले जाएं तो बंगाली बोलने वाले लोग माइनॉरिटीज तो नहीं है, लेकिन अगर वहीं मध्य प्रदेश या उड़ीसा में देखें, हम उड़ीसा क्या थोड़ा साउथ चलते हैं, केरल साइड देखते हैं, तो ये बंगाली लोग इक्के दुक्के मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, उस स्पेसिफिक स्टेट में क्या ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हुए? तो हाँ, ये उस स्पेसिफिक स्टेट जैसे केरला में बंगाली बोलने वाले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं कि तेलुगु बोलने वाले मध्य प्रदेश में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते हैं। अब इनके अधिकारों का संरक्षण तो करना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हैं तो भारत के लोग ही। तो इस तरीके से ये व्यवस्था की गई कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, ठीक है। मूल संविधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या स्पेशल ऑफिसर या ऑफिस, ऐसा कुछ भी ऑफिसर एग्जैक्टली ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक आयोग के लिए एक ऑफिसर की व्यवस्था क्या हमारे मूल संविधान में था? तो नहीं, हमारे मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यह बाद में लाया गया एक व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है कि पार्ट 17 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पार्ट 17 में है हमारे, ठीक है। आर्टिकल अगर देखें हम तो आर्टिकल 350 बी, तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। और अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल में अभी तक हमने जो पढ़ा, तीन चैप्टर जस्ट पीछे हमारे जो 3 लेक्चर हैं वो क्या है, तो वो स्पेशल ऑफिसर की बात नहीं कर रहा है, वो कमीशन की बात कर रहा है। ये कमीशन नहीं है, एक ऑफिसर की बात किया जा रहा है। तो ये आप बाइफरगेट कर लीजिएगा या अलग से याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर चूंकि क्या होता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे रिदम में बना होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफिसर पढ़ रहे हैं या कमीशन पढ़ रहे हैं। तो कमीशन पढ़ते हुए आ रहे हैं तो तीसरे में भी चौथे में भी लगा देंगे कि ये भी कमीशन है। तो ये कमीशन नहीं है। देखिए ये ऐसा है, इंसर्टेड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, याद रखना 1956 7वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा जाता है 350 बी, फॉर्म द सोल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। टर्म याद रखना, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इट इज लोकेटेड इन द पार्ट 17th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आप जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस का बेसिस है, इसके और भी बेसिस हो सकते हैं। जैसे आप अगर थोड़ा बहुत संविधान जानते हैं तो आर्टिकल 29 देख लीजिए आप, थोड़ा आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं और ऐसे आर्टिकल कहां से इनको थोड़ा और इसका बेसिस हो सकता है। संविधान बनने के बाद या रूट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्थाएं क्या थी क्या कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वाले लोग हैं या लैंग्वेज के बेसिस पे लोग अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जाएगा, क्या ऐसा कोई आर्टिकल है? तो ये चीजें अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 हैं ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताते हैं ऐसी व्यवस्थाएं। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो जाइए फंडामेंटल राइट देखिए, या फंडामेंटल राइट आप सर्च कर लीजिएगा आर्टिकल 29 और 30 क्या है, ठीक है। तो याद रखना कि यहां पर हमने स्पेशल ऑफिसर की बात की, 7वें संविधान संशोधन से आया, 350 बी आर्टिकल जोड़ा गया, तो ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाई वाज इंसर्टेड, इसको क्यों डाला गया संविधान में? तो देखिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो सच प्रोविजंस। मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 to 55 highlighted the vulnerability of linguistic minorities post reorganization and recommended dedicated safeguards leading directly to the insertion of the article 350b।
क्लियर है? ये कहता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद उसने हाईलाइट किया कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं बहुत कम है, अल्पसंख्यक हैं, और उनके भी अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए, उनको सेफगार्ड मिलना चाहिए। और इस बेसिस पे हमने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन बना, हमारे पार्लियामेंट ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, और उसके तहत आर्टिकल 350B जोड़ा गया, जिसमें यह बोला गया कि राष्ट्रपति के द्वारा एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एक ऑफिसर का, स्पेशल ऑफिसर का ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्था है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और बहुत मतलब लेंदी भी नहीं है। ठीक है, चीजें सब कुछ ऐसी हैं कि बहुत सारी चीजें तो बताई ही नहीं गई हैं, अनबिग्ध टाइप की चीजें हैं। तो देखिए आर्टिकल 350 की प्रोविजंस क्या है, एस्टैब्लिशमेंट। तो ये बताता है कि पहले आर्टिकल 350 में ये बोला गया कि एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा, तो देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, नॉट डिस्क्रिशनरी वन। कुल मिलाकर के जब संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैंडेटरी बॉडी है, मैंडेटरी व्यवस्था है, आप ऐसे याद रख लीजिए, मतलब कंपलसरी है, बनाना ही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो ये क्लियर है कि भाई अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो क्वालिफिकेशन, टेन्योर और रिमूवल प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आधा काम तो यही अपना खत्म हो गया पढ़ने का। देखिए अब जब पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई इतना क्वालिफिकेशन होना, ये कुछ याद नहीं करना, बस याद रख लेना है कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंगे, और उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, कौन होगा, कहां से आएंगे, क्या टेन्योर होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, क्या इनका एज होगा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, कुछ भी नहीं दिया हुआ है संविधान में। मतलब ये रिमूवल, इनका क्वालिफिकेशन, टेन्योर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? ड्यूटी क्या होगा, तो ये याद रखिए, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एट डायरेक्ट इंटरवल्स। क्लियर है? कुल मिलाकर के क्या है कि इनका काम है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफगार्ड से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी जांच है, रिकमेंडेशंस हैं, वो देना किसको, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं। बस इतना याद रखिए, काम खत्म हो गया। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितनी चीजें हैं वो प्रेसिडेंट ही दे रहा है, तो प्रेसिडेंट को ही दे रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एक्शन क्या है, तो प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट जाता है वो क्या करते हैं प्रेसिडेंट, तो जनरली पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखते हैं। अगर स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट को जाता है, मतलब इन जनरल बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्टेट की बातें नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्लियामेंट की। तो देखिए, द प्रेसिडेंट प्लेस द रिपोर्ट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंड कॉपीज टू कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। सेम बात कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखवाएंगे, या अगर कंसर्न्ड स्टेट के है तो स्टेट को पहुंचा दिया जाएगा कॉपी उसका, कि भाई देख लीजिए आपके स्टेट में ये लोग हैं, ऐसा है, ये व्यवस्था कीजिए, ये रिकमेंडेशन आया है स्पेशल ऑफिसर ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। क्लियर है? तो मतलब बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है यहाँ पर। हमने ये देखा कि एस्टैब्लिशमेंट होगा, ये कंफर्म है, क्यों, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी बात क्या है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे। तीसरी बात हमने क्या देखा कि भाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट तो हो जाएंगे, इनका काम क्या होगा, तो सेफगार्ड के लिए काम करना। किसके सेफगार्ड के लिए, तो जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोग हैं। क्या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोग कौन है, तो भाई किसी स्टेट में कोई और हो सकता है, किसी स्टेट में कोई और हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के, जैसे महाराष्ट्र में अगर बिहार के लोग चले जाएं और मान लो मैथिली भाषा की बात कर लें हम, तो मैथिली बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होंगे, मतलब भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक होंगे। तो ये ऐसी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होगा, तो इनका जो भी रिपोर्ट होगा ये प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में या कंसर्न स्टेट के लेजिस्लेचर में रखवाएंगे। बात यहां पर खत्म होता है इस चीज का। चलिए अब क्या है, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल अनसेड, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे नहीं बताई गई, आप जानते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन deliberately leave several aspects unspecified, giving an executive flexibility but also creating potential for ambiguity। मतलब कुल मिलाकर के दुविधाजनक बातें हैं, कुछ भी क्लियर मेंशन नहीं है, और मेंशन नहीं है तो फिर वो स्वादानुसार चीजें होंगी, ऐसा आप समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन इनका नहीं दिया हुआ है, पहले ही हमने देख लिया है। नो एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब किसको अपॉइंट किया जाएगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, किस जगह से आएंगे, कितने साल का एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं मेंशन है। फिक्स टेन्योर भी नहीं मेंशन है, बोल ही दिया मैंने। द ऑफिसर सर्व एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट विथ नो गारंटीड टर्म। बहुत अच्छे से याद रखना, किस पे काम करते हैं ये, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ये बात पहले भी सुना हुआ है आपने, ये टर्म क्या आपका पहले भी कहीं सुना हुआ है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या प्राइम मिनिस्टर वगैरह के लिए कोई यूज होता है क्या, कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए देखिए,
ये चीजें हैं, मतलब कहीं भी इनका टेन्योर गारंटीड नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि जो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनका टर्म क्या होता है, 5 साल, 3 साल, 2 साल, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आप लगाएंगे, आसान है। क्या इनका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है, नहीं है। टेन्योर मेंशन नहीं है। रिमूवल क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या बेस होगा, कैसे हटाया जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं जजेस के लिए हमने क्वालिफिकेशन देखा था कि भाई जजेस को हटाने के लिए ये चीजें हैं और इसी बेसिस पे जज हटाए जा सकते हैं। यहां पर नहीं है। नो प्रोसीजर फॉर रिमूवल इज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ठीक है। नो फिक्स सैलरी, अब देखिए यहां पर सब तो लफड़ा ही दिख रहा है मेरे को, फिक्स सैलरी नहीं होगा। सर्विस कंडीशन एंड सैलरी आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइंड, मतलब संवैधानिक तौर पर डिटरमाइंड नहीं है। जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो कुछ तो किया ही जाएगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन नहीं है। और हम चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चीजों को एग्जामिन करेंगे और आंसर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बायस्ड ही होगा। ये आप एकदम याद रखिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप गूगल कर लेंगे और बोलेंगे हाँ अभी तो इतना मिल रहा है, दिया हुआ है, संविधान में नहीं लिखा है, व्यवस्थाएं हो सकती हैं। चलिए, क्योंकि कोई आएगा तो बिना सैलरी के काम तो करेगा नहीं। Who are linguistic minorities? मैंने अभी बता दिया आपको, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। डेफिनेशन क्या है? A linguistic minority is any group whose mother tongue differs from the majority language of the state or part of the state in which they reside। मतलब कुल मिलाकर के कोई भी linguistic minority कौन होगा? कोई ग्रुप हो सकता है जो जिसका मदर टंग, जो मतलब मातृभाषा है, वह डिफरेंस है किससे? वहां के मेजोरिटी पीपल से। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई आ जाए, या चलो कहीं और चलते हैं, कहां चले, हाँ चलो अपन चलते हैं फिर से अंडमान निकोबार में कोई पर्सन आ गया जो मराठी बोलता है, तो वहां पर वो अलग ही है, 2 4 5 लोग दिखेंगे, 10 लोग, 2 4 हजार लोग दिख जाएंगे। अब मेजोरिटी के लोग जो लोग हैं वो कौन है? वहां की भाषा बोलने वाले हैं। तो अंडमान में मराठी भाषी लोग कौन हो जाएंगे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हिंदी भाषी लोग कहीं साउथ के किसी ऐसे स्टेट में जाते हैं जहां पर बिल्कुल हिंदी नहीं बोला जा रहा है, बहुत कम बोला जा रहा है, तो वहां पर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के फॉर्म में काउंट किए जाएंगे। तमिल का मैंने बताया आपको कि केरला में चले जाएं तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेजोरिटी, मतलब जैसे मान लो कि इतने लोग हैं वो कोई एक भाषा एक्स बोलते हैं और उसमें इतने लोग हैं जो सिर्फ भाषा वाई बोलते हैं और इनका मदर टंग यही है, तो ये क्या हुआ? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोग हो गए। आप याद रखना, मेजोरिटी के अंदर कम। अब वो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो नहीं सकते, केरल में मलयालम बोलने वाले लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं हो सकते क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। तो ये ऐसी बातें हैं। डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन अ स्टेट वाइज बेसिस। क्लियर है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो बेसिस होगा वो स्टेट वाइज होगा। अभी तक मैंने यही तो बताया कि कोई स्टेट एक्स है, वहां पे एक्स लोग बोलने वाले हैं, वाई लोगों की संख्या कम है, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंगे। तो ये क्या है? मीनिंग the same community may be a majority in one state and a minority in another। क्लियर है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग किसी एक स्टेट में मेजोरिटी में हो सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी में हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला मराठी इन बिहार आ जाओ, देखो तो मराठी लोग बिहार में आ गए तो बहुत कम बोलने वाले हैं, और बिहारी लोग महाराष्ट्र में चले गए तो मेरे को लगता है कि वो भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें चल रही हैं किसी एक स्टेट में, लेकिन बिहार में बिहारी बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब जो भी बिहार की भाषा होगी वो ज्यादा लोग होंगे वहां पे, तो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकते। तो एक भाषा बोलने वाले किसी एक स्टेट में माइनर हो सकते हैं और किसी एक स्टेट में मेजर पीपल, मतलब रिप्रेजेंटेशन इनका हो सकता है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच रिफ्लेक्ट इंडियाज फेडरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखें, बहुत ज्यादा टफ तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्लियर है? एक CLM, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट किए जाएंगे। क्या है ये, कैसा है? तो ये देखिए आप, तो 1953 टू 1955 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया और उसने रिकमेंड क्या किया था? सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मैंने पहले ही बता दिया था कि अलग अलग भाषाई आधार पर स्टेट के डिमांड हो रहे थे और फिर उसके लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने बोला कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनका जरूरी है ध्यान रखना। फिर क्या होता है? 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है और इसमें आर्टिकल 350B जोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि ठीक है, हमने स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था कर दी है, बनाए जाएंगे। और 57 में अपॉइंट हो जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 पूछा जाएगा, व्यवस्था 56 में, अपॉइंटमेंट 57 में। तो ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर्मली
established designated as commissioner for linguistic minorities। क्लियर है, एक ऑफिस बना दिया गया और उसको क्या बोला गया, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का पोस्ट दिया गया, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, ये कमीशन नहीं है, एक पोस्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और प्रेजेंट क्या है, सीएलएम ऑपरेट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली विथ 3 रीजनल ऑफिस अक्रॉस इंडिया। क्लियर है, कुल मिलाकर के इसका जो हेडक्वार्टर है या जो सीएलएम बैठते हैं वो कहां बैठते हैं, न्यू दिल्ली में बैठते हैं, और इसका 3 रीजनल ऑफिस है अलग अलग जगह पे। ये तीनों ऑफिस इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखिए, ये 3 ऑफिस, तो ये पहला ऑफिस है बेलगावी कर्नाटका में, दूसरा है चेन्नई तमिलनाडु में, और तीसरा है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये आप याद रखेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो मतलब कुल मिलाकर के कि जो हमारा ऑफिस है वो दिल्ली में है सीएलएम का, और 3 रीजनल ऑफिस हमने बनाया है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये काम करता है, ऐसे याद रखना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सीएलएम है, ये इसका दूसरा याद रखना कि रीजनल ऑफिस 3 है, 1, 2, 3 हमने पढ़ लिया अभी। लेड बाई असिस्टेंट कमिश्नर्स, तो बेलगावी, चेन्नई और कलकत्ता, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये तीनों में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं इस ऑफिस में वो कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से होंगे। और कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे हुए, मतलब मेन कौन है, तो ये है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और इनके अंडर में ये 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर में काम कर रहा है, तो इसका सेंट्रल पार्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये आप याद रखेंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, द सीएलएम फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एट सेंट्रल लेवल। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएलएम किसके अंडर में काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर में काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, आप पढ़ चुके हैं अभी कि रिपोर्ट्स किसको देते हैं, ये तो प्रेसिडेंट को देते हैं, थ्रू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। रीजनल ऑफिस हमने देख लिया। चलिए फंक्शंस ऑफ सीएलएम, मतलब इनका फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा, ये कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिन ऑल मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कुल मिलाकर के हमारे पास 2 तरह के राज्यों की व्यवस्था की गई है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, और जो एक्सिस्टेंस में है। तो इनका काम क्या होगा, वहां पर जाकर के ये देखना कि इनके सेफगार्ड के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं, और उनसे रिकमेंडेशन देना। रिपोर्टिंग, submits periodically reports or periodic report to the president on the state of implementation in the status of implementation of safeguard by state and UTs, ठीक है। इनका काम क्या होगा कि उनके सेफगार्ड के लिए स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या व्यवस्था है वो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट देना, ठीक है। और मॉनिटर करना किस चीज का, इनके जो भी क्वेश्चनरीज हैं, स्टेट विजिट है, कॉन्फ्रेंस है, ऑफिशियल मीटिंग्स है, और रिव्यू मैकेनिज्म्स टू ट्रैक कंप्लायंस। कुल मिलाकर के जो चीजें व्यवस्था की गई हैं वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, वहां पे जाकर के मीटिंग करना, देखना माइनॉरिटीज की स्थिति ठीक है कि नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की स्थिति ठीक है कि नहीं, कहीं उनको कुछ जरूरत तो नहीं है, और जरूरत है तो फिर गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट देना, ठीक है। ग्रेवियंस रिड्रेसल, कुल मिलाकर के जो समस्याएं हैं, जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो वो आए हैं, मतलब क्या बोलते हैं अपना डिमांड्स वगैरह आए हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम को खत्म करना। रिड्रेसल मतलब होता है जो भी झगड़े हैं उनको सुलझा लेना। जैसे मान लो कि कोई हैंडल्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिगार्डिंग डिनायल और डाइल्यूशन ऑफ सेफगार्ड्स। क्लियर है, कुल मिलाकर के कोई इनका जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है या उससे कोई डिनाई कर रहा है, तो उसके बेसिस पे ये जाकर के उसको रिड्रेस करेंगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है इसका, ये भी याद रखेंगे यहां पर। अब रोल इन प्रैक्टिस क्या है, तो वही सीएलएम का रोल एंड प्रैक्टिस जो हम लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए देख रहे हैं, इसमें क्या है, फील्ड एंगेजमेंट। तो देखिए द सीएलएम कंडक्ट्स फील्ड विजिट फॉर ऑन द स्पॉट असेसमेंट of the situation of linguistic minorities. These visits involve direct engagement with chief minister and governors, chief secretariat and education secretaries, district officials and community representatives. Clear है, कुल मिलाकर के डायरेक्टली उनसे कनेक्शन में रहेंगे, जाएंगे वहां पे देखेंगे कि भाई चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं, फील्ड वाइज इसको जांच करना, देखना और इनसे
कांटेक्ट में रहना ताकि चीजें ठीक चलती रहें। ठीक है, कोर पर्पस क्या है? टू इंश्योर इफेक्टिव ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। क्लियर है, मतलब कुल मिलाकर के जब ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे, वहां पे जाकर के चीजों को नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवा देना, ये इनका काम है। ठीक है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लीगल गारंटीड एंड लिव्ड रियलिटी फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। क्लियर है, कुल मिलाकर के जो गैप है ना एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक वहां के कॉमन पीपल जो मतलब बहुलता वाले लोग हैं उनके बीच का जो गैप है उसको फिल करने में हेल्प करना। क्लियर है, ये काम है इसका मेनली। आगे देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएलएम, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो अपना वो है, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों को एक जैसी समान अपॉर्चुनिटीज मिले। आर्टिकल आप रेफरेंस में वो कमेंट करेंगे कि क्या कौन सा आर्टिकल है, तो ये समान अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, सबकी अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज। क्लियर है, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कम्युनिटी हैं उनके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि वो मेन स्ट्रीम में आने से रह जाएं या उनको उनके अपॉर्चुनिटीज जो भी जीवन में उनको मिलना चाहिए मौका वो ना मिल पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको सेफगार्ड करना। दूसरा, अवेयरनेस, ये सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि जरूरी जो चीज है ना किसी भी चीज का अवेयरनेस होना। अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं है काम को, किसी भी काम के लिए। तो हम देखते हैं एनजीओज हैं आज कितने अच्छे काम कर रहे हैं, नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जाकर के लोगों में जागरूकता फैला देते हैं। अब हम लोग अपने मूल अधिकार पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारे अधिकार क्या है या क्या नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके मूल अधिकार ही नहीं पता है भारत में। तो अवेयरनेस अगर रहेगा तो उनको पता चलेगा कि भाई हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे दबाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए। आप कई जगह पे देखे होंगे कि दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कई बार तो स्टेट के लोग मतलब डिमांड करते हैं कि इनको हटा दो, और ये बिल्कुल गलत है, तो ऐसा होता भी है। तो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, मतलब लोगों को भी और गवर्नमेंट को दोनों को बताया जाए कि भाई इनके सेफगार्ड सिक्योर करके रखना है, आपको इनके अधिकारों को संरक्षित रखना है। आप ऐसा नहीं कि इनका कहीं वायलेशन हो जाए, कहीं इनके साथ कुछ गलत हो जाए। ये लोग भी भारत के नागरिक हैं, भले कम है तो क्या हुआ, इनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि कोई अल्पसंख्यक है तो उसको भी मतलब पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। इंप्लीमेंटेशन इधर देख लेते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, भाई ठीक है, प्रमोट यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन बाय प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटीज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्लियर है, कुल मिलाकर के इनको आगे बढ़ा के रखा जाए, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में पूरा बराबर पार्टिसिपेशन चलता रहे। ऐसा नहीं कि लोग भाषाई आधार पर लड़ने लग जाए और कहीं अल्पसंख्यकों के कहीं तकलीफ उनको हो जाए, तो ये चीजों को बचाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इंप्लीमेंटेशन मशीनरी, कुल मिलाकर के जो भी चीजें हैं वो सही साथ इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं उनको भी तो देखना। हमने बहुत सारे वादे कर दिए, वो लोग बोलते हैं 1 जनवरी का रेजोल्यूशन है, मतलब वादा कर दिया बहुत सारा और 1 जनवरी आते हैं कि 1 जनवरी से पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर देर से 2 जनवरी को सोता हुआ मिलता है इंसान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी नियम है, जो प्रोविजन है वो लागू होने चाहिए, डेवलपमेंट सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी ऑफ डेवलपमेंट है ही नहीं, बस बोल दिया कागजों में, जैसे सरकारी घोड़े दौड़ते हैं ना, वैसा कुछ हो रहा हो तो ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म दैट ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इनटू एक्शन। क्लियर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है उसको एक्शन में, मतलब उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर दे, ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसे सेफगार्ड दिए जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का व्यवस्था किया जाए। और नहीं हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट को वो करना कि भाई देखिए ये आप जो लागू कर रहे हैं ये मिल नहीं रहा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, आप व्यवस्था कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे, विजन एंड मिशन ऑफ CLM, मतलब जो हमारे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका विजन और मिशन क्या है? तो विजन आप जानते हैं, strengthen the implementation of constitution या constitutional safeguards and effectively protect the rights of minority language speakers across India। जो कम अल्प भाषाई लोग हैं, जो कम भाषा जानने वाले, या किसी जगह पे कोई माइनॉरिटी लोग हैं जो कम भाषा बोलते हैं, या मतलब 500 लोग हैं तो उसमें से 10-20 लोग जो कम अल्पसंख्यक हैं वो भाषा के आधार पर, उनके सेफगार्ड को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को प्रोवाइड करना। क्लियर है, ensuring that linguistic identity is preserved alongside national unity। क्लियर है,
सभी भारतीय लोग हैं, सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ ऊपर नीचे बात नहीं होनी चाहिए, तब तो यूनिटी बनी रहेगी, और यूनिटी बनी हुई भी है। कुछ स्टेट हैं या कुछ लोग हैं जो कुछ बदतमीजी करते हैं तो फिर उनका व्यवस्था किया जाता है अलग से। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। टू इंश्योर दैट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंस्ट्रूमेंट इन पार्ट 17। क्लियर है, जो पार्ट 17 में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है उसको सेफ्टी सिक्योरली लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि बस वो एक कागजों में चल रहा चीज हो। नेशनली अग्रीड सेफगार्ड अडॉप्टेड थ्रू इंटरगवर्नमेंटल कंसेंसस। ये चीजें हैं कि भाई सारी व्यवस्थाएं सही साथ लागू हो, इनका डेवलपमेंट हो। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार देख लोगे वीडियो को, थोड़ा पेन पेंसिल लेकर के चला लिया तो काम सॉल्व है। देखिए क्विक रिवीजन की फैक्ट्स एट अ ग्लांस, जो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए एक झलक में हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए 350B क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, मतलब इसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का अपॉइंटमेंट होगा। द सोल प्रोविजन स्टैब्लिशिंग द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आर्टिकल डाला गया था 350B। अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 350B इन 1956 फॉलोइंग द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्लियर है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस को मानते हुए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 350 जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। बहुत तेजी में बोला मैंने क्योंकि ये चीजें हम रिवीजन कर रहे हैं, यहां पर ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेज बोलना तो बनता है मेरा। 1957 में ईयर स्टैब्लिश्ड, ये स्टैब्लिश कर दिया गया। द ऑफिस ऑफ CLM was formally created 1 year after the amendment। एक साल बाद 56 में अमेंडमेंट आया, एक साल बाद इनका ऑफिस बना दिया गया, अपॉइंटमेंट हो गया, काम चालू हो गया। ठीक है, 3 रीजनल ऑफिस हैं। पहला क्या है रीजनल ऑफिस में, पहला लोकेटेड एट बेलगावी, चेन्नई एंड कलकत्ता, ईच हेडेड बाय एन असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब ये तीनों रीजनल ऑफिस हैं, उनमें एक एक कौन बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं चीजों को अप्लाई करने के लिए। और वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो CLM के अंडर में काम कर रहे हैं, ये याद रखना। देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नॉट अ कमीशन। क्लियर है, ये एक ऑफिस है, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एक ऑफिस है, ना कि एक कमीशन है। ठीक है, द CLM इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अंडर आर्टिकल 350B। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी कमीशन लाइक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। क्लियर है, अल्पसंख्यक के लिए जो कमीशन बना है वैसा नहीं है, अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक ऑफिस है, उनके वेलफेयर के लिए। याद रखना, ये कोई कमीशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, ना ही स्टैट्यूटरी कमीशन है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में रखते हैं। मतलब ये अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहां रखते हैं, पार्लियामेंट, दोनों हाउस में। ठीक है, रिपोर्ट्स फ्लो फ्रॉम द CLM टू द प्रेसिडेंट हु देन प्लेस देम बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमने देख लिया। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए क्या है बेटा, चीजें कुछ भी वो नहीं है, फिक्स नहीं है। क्लियर है, तो देखिए अपॉइंटमेंट रेस्ट स्लोली विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो पार्लियामेंट्री कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट के यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नो फिक्स टेन्योर इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, अनलाइक जजेस और CAG और जजेस का जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, और जो जजेस हैं उनका एक प्रोसीजर है रिमूव करने का। उनका टर्म फिक्स है कि जब तक वो मिसबिहेवियर में, प्रूव्ड मिसबिहेवियर में या इनकैपेसिटी या कुछ ऐसा नहीं होता, दिवालिया नहीं होते, तब तक हटाया नहीं जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कभी भी हटाए जा सकते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में। ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, हमने देख लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग माइनॉरिटीज हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हर स्टेट में अलग अलग लोग हो सकते हैं। ठीक है, लोकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पार्ट 17 में है, आर्टिकल 350B है। ठीक है, यहां पर ये चीजें बहुत हद तक हमने समझ लिया है। अब समरी क्या है इसका, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है 350B, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप जानते हैं 1956। ये किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए देख रहे थे। ये 350B आर्टिकल में है, 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। नेचर ऑफ ऑफिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नॉट अ कमीशन है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है,
रिपोर्ट्स किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट कहां रखते हैं? दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखते हैं। क्लियर है? मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इनका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, ये याद रखेंगे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका रीजनल ऑफिस कहां है? तो बेलगावी, चेन्नई और कोलकाता। ऑफिस स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1957 में। अमेंडमेंट के जस्ट एक साल बाद ये ऑफिस बन गया था, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। फोकस एरिया क्या है? सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मतलब कुल मिलाकर के ये जो हमारे ऑफिसर हैं किस लिए काम कर रहे हैं, ये ऑफिस किस लिए वर्क करता है? तो ये ऑफिस जो बनाया गया है वो किसके लिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सेफगार्ड के लिए बनाया गया है। टेन्योर कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में। और माइनॉरिटी डिटर्मिनेशन क्या है? स्टेट वाइज, मतलब हर स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट में कहीं माइनॉरिटी में और कहीं मेजोरिटी में हो सकते हैं, लैंग्वेज बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ये चैप्टर है। बहुत एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।